Hello everyone, this is Navlita and welcome back to our YouTube channel Women's Biotech Sapiens। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एज वी नो कि बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर कि क्या होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, है ना। व्हाट आर द टू टाइप्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक, एंड उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सो विल डायरेक्टली बी गोइंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ बर्ड इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 to 645 in a year if per capita birth rate of this population is 0.125, what is the per capita death rate? ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज dn/dt, या इसको आप डेल्टा एन बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो, बिकॉज dn/dt एक स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वेर एज डेल्टा एन बाई डेल्टा टी क्या है आपका, तो एक लार्ज टाइम के अंदर जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट इज इक्वल टू Rn, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू B-D इंटू एन, यानी कि आर को हम क्या कहते हैं, B-D से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर B इज द बर्थ रेट एंड D इज द डेथ रेट, ठीक है। डेल्टा एन बाई डेल्टा टी क्या है? विद टाइम पॉपुलेशन में कितना चेंज आता है, इट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू पॉपुलेशन विच इज द इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो पॉपुलेशन साइज है बर्ड्स का वो 600 से 645 हो गया। इट मींस के एक ईयर के अंदर कितना टोटल चेंज आया, तो 45 इंडिविजुअल का चेंज आया। तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 45, क्योंकि देखो टाइम 1 ईयर का चेंज है तो 1 तो वैसे ही रह जाएगा, तो 45/1 और 45 इज द सेम, ठीक है। बर्थ रेट हमें गिवन है विच इज 0.125, डेथ रेट वी हैव टू कैलकुलेट, और एन क्या है, तो इनिशियल कितना पॉपुलेशन था, तो इनिशियल पॉपुलेशन इज 600। तो बस सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। 45 डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू 1.125 इज इक्वल टू माइनस डेथ रेट। तो ये आपके पास आ जाता है 0.075 इज इक्वल टू 0.125 माइनस डी। डी आपके पास क्या आ जाएगा, तो डी को हम इधर लेके आएंगे और इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, तो 0.125 माइनस 0.075 विच इज इक्वल टू 0.05। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। डेथ रेट क्या आएगा, तो 0.05, ठीक है। तो सिंपली इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ इंसेक्ट स्पीशीज इंक्रीजेस फ्रॉम 40 to 46 इन 1 month इफ द बर्थ रेट ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 0.4, व्हाट इज द डेथ रेट? तो सेम फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू B-D एन। डेल्टा एन बाई डेल्टा टी कितना आएगा, तो 640 से 46 हुआ है ना, तो चेंज कितना आया, 6 इंडिविजुअल्स का। तो 6 इज इक्वल टू बर्थ रेट इज गिवन विच इज 0.4, डेथ रेट हमें कैलकुलेट करना है, एंड इनिशियल पॉपुलेशन इज 40, ठीक है। तो यहां से फिर निकाल लेते हैं, 6/40 इज इक्वल टू 0.4 माइनस डी। डेथ रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले ये 6/40 जो है वो आपका 0.15 आ जाएगा, 0.15, देन 0.4 माइनस डी। तो डी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 0.4, अगेन डी को आप इधर लेके आओगे, 0.15 को यहाँ ले जाओ, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, 0.25। तो डी कितना आ गया, 0.25, आंसर 1। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, इफ जिप्सी मॉथ एग डेंसिटी इज 160 एट अ टाइम t एंड 200 एट t+1, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट टाइम t3 अज्यूमिंग दैट एग डेंसिटी कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। देखो, सबसे पहले तो ना ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, एंड मोस्टली वंस इन अ ईयर ग्रो करते हैं, वंस इन अ ईयर, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पे दिया ना टाइम टी के ऊपर 160 थी, तो t+1 मीन्स आफ्टर 1 ईयर जो पॉपुलेशन है वो इतना हो गया, तो t+3 क्या है, आफ्टर 3 ईयर वो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप पॉपुलेशन कैलकुलेशन कैसे करोगे? लेट्स से फर्स्ट थिंग क्या होती है, अगर आपको 1 ईयर के बाद पॉपुलेशन निकालनी है विच इज n t+1,
इज इक्वल टू, वो क्या होता है हमारे पास, तो एन टी इंटू आर नॉट। ठीक है, आर नॉट इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, या इसको, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद देखो, हमेशा याद रखना, ये जो हम पॉपुलेशन निकाल रहे हैं ना, एन टी प्लस वन एन टी, ये हमेशा क्या होगी, तो ये फीमेल्स की प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, कि यानी कि टी प्लस वन टाइम के ऊपर फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, टी टाइम के ऊपर फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, हमेशा आपको फीमेल्स के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग डेंसिटी देख सकते हो, तो इट मीन्स के ये फीमेल पॉपुलेशन, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि फीमेल्स कितनी है। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा फीमेल्स के केस में होगा। तो एन टी प्लस वन एन टी प्लस आर नॉट। अब इस क्वेश्चन में हमें आर नॉट गिवन नहीं है। ठीक है, देखो आर नॉट की जगह ना हम एक चीज और यूज करते हैं, ये तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है। ठीक है, इसकी जगह इसके जैसा सिमिलर एक लेमडा यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है द इनफाइनाइट, सॉरी द फाइनाइट, द फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, देखो ये आर नॉट की जगह ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम लेमडा भी लिख सकते हैं, तो इसका कैलकुलेशन भी हम यहीं से करेंगे। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन में आपको टी टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी वो गिवन है, टी प्लस वन पे गिवन है। ठीक है, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। तो एन टी प्लस वन कितना है, 200 है, एन टी कितना है, 160 है, तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट लेमडा। तो लेमडा हमारे पास कितना आ जाएगा, 200/160, विच इज 5/4। ठीक है, तो लेमडा आ गया। अब इस लेमडा को यूज करके हम कितनी भी जनरेशन्स के बाद पॉपुलेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, तो अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट, यहाँ पे हम वही अगेन आर नॉट या लेमडा, ठीक है कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसकी पावर में आएगा टी, यानी कि आपको कितनी जनरेशन के बाद की पॉपुलेशन पूछी है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरेशंस। ठीक है, हमेशा आपने क्या जनरेशन लेनी है, टी के प्लस में जितनी पूछी हुई है। ठीक है, अगर आप इनिशियल से निकालते हो, जैसे एन नॉट इनिशियल पॉपुलेशन होता है, तब आप टी कितना लोगे, जैसे यहाँ पे टी प्लस थ्री दिया ना, तो यू विल टेक थ्री। ठीक है, अगर आप मान लो कि एन नॉट की जगह कोई आप टी वन पॉपुलेशन लेते हो, ठीक है, टी प्लस वन की पॉपुलेशन लेते हो, एन नॉट नहीं लेते हो, तो आप यहाँ पे टी जो है वो थ्री की जगह कितना लोगे, टू। पहली बात तो हमेशा इनिशियल से ही कैलकुलेट करना है, एन नॉट से कैलकुलेट करना है, और टी कितना लेना है, उस टी यानी कि इनिशियल के बाद की कितनी जनरेशन की पॉपुलेशन पूछी गई है, जैसे यहाँ पे टी टाइम पे है, टी प्लस थ्री की पूछी है, तो सिंपली थ्री लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अब एन टी इज इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट कितना है, 160 है, लेमडा की वैल्यू क्या है, 5/4 है, और जनरेशन कितनी, तो थ्री, थ्री जनरेशन के बाद हमें बतानी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थ्री, तो 160 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आएगी 312.5 समथिंग। ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लोगे, एन टी यानी कि टी प्लस थ्री टाइम के ऊपर आपके पास कितनी पॉपुलेशन होगी, तो ऑलमोस्ट अराउंड 312। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल वे है, अगर आप एक के बाद एक को भी कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे टी वन पे इन्होंने दे दी, टी प्लस टू पे कैलकुलेट कर लो, फिर टी प्लस थ्री, वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एन टी प्लस वन निकाला है, तो एन टी आर से निकाल लिया ना, वैसे ही मान लो चलो मुझे एन टी प्लस टू पे निकाल लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एन टी प्लस वन की पॉपुलेशन ले लूंगी और लेमडा ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एन टी प्लस टू क्या आ जाएगा, 200 इंटू 5/4। ठीक है, तो उससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी, उसमें फिर से अगर हमें एन टी प्लस थ्री को कैलकुलेट करना है, तो हम एन टी प्लस टू वाले में फिर से लेमडा से मल्टीप्लाई करके और वैसे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप भी कैलकुलेट कर सकते हो, और डायरेक्टली भी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अब ऐसा होता है जैसे 5 जनरेशन की बात पूछ लिया, तो आप 1/1 करोगे तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या है, इस फॉर्मूला से भी वैल्यू निकाल सकते। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, इसमें आपको रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो गिवन है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट।
it is 1.5 for a given population. If nt, the population of females at generation t is 500, then what will be the population of females after 4 generations? तो सिंपली अगेन वैल्यूज पुट करते हैं, nt प्लस 4 अगर हमें निकालना है तो हम nt यानी कि ये nt है और ये n नॉट है, लैम्डा लेंगे, यहाँ पे हमें आर नॉट गिवन है तो यहाँ पे हम आर नॉट रख देंगे, ठीक है। और कितनी जनरेशन के बाद पूछा है तो 4 जनरेशन के बाद, तो 4 जनरेशन के बाद देख लेंगे। तो अगेन यहाँ पे आप आर नॉट 4 रख सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनिशियल पॉपुलेशन वी हैव 500 और फिर उसके बाद 1.5 की पावर 4, तो 500 into 1.5 into 1.5 into 1.5 into 1.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट अ वैल्यू विच इज सेकेंड ऑप्शन 2531.25। तो इसमें ये आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इस तरीके से t+1 t+2 t+3 दिया है तो आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। अगर आपको नेट रिप्रोडक्टिव रेट दिया है तो फाइन, बट अगर नहीं दिया है और दो पॉपुलेशन अगर आपको दी है, जैसे एक टाइम पे t1 पे और एक t2 पे भी दिया है, तब भी आप लैम्डा निकाल सकते हो, ठीक है। या आपको अगर इनिशियल पॉपुलेशन और आपको t1 टाइम की दिया है तब भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉपुलेशन अगर आपको दी हुई है तो आप उससे लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के इनिशियल पॉपुलेशन के बेसिस पे आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट पीपीटी में रखा था, देखो इसमें क्या है, इन अ पॉपुलेशन शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट विल, देखो पर कैपिटा ग्रोथ रेट क्या होता है, स्मॉलर, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि ऑन एवरेज पर इंडिविजुअल जो है, पर इंडिविजुअल वो पर टाइम के अंदर कितना अपना कह दो कि एफर्ट दे रहा है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ के अंदर, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। मान लो कि जैसे 1 मंथ के अंदर 40 इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब मान लो कि वो पॉपुलेशन जो है वो 500 की है, तो हर एक इंडिविजुअल उस 40 इंडिविजुअल के लिए कितना अपना एफर्ट देगा, ठीक है। तो जैसे कि 40/500 कर लो, तो उसके बेसिस पे हमारे पास 4/50, यानी हर एक इंडिविजुअल ग्रोथ में कितना एफर्ट डाल रहा है, 4/50 डाल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट होती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यानी पॉपुलेशन का साइज कितना भी ग्रो कर जाए, हर एक बार इंडिविजुअल उतनी ही ग्रोथ में अपना क्या कह सकते हैं, एफर्ट डालता है, ठीक है। हर एक बार उसका जो एफर्ट है वो सेम रहता है। इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो एक माइस की पॉपुलेशन है, ठीक है। एक माइस की एक पॉपुलेशन है ऑफ माइस, ठीक है। इनिशियली उनकी पॉपुलेशन मान लो 2 है, ठीक है। पर ईयर उनमें जो ग्रोथ होती है ना, पर ईयर ग्रोथ वो 2 के फैक्टर से होती है। मतलब नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 2 है, 2 के फैक्टर से ग्रो करते हैं 4। थर्ड ईयर में भी ये क्या करेंगे, तो 4 के फैक्टर से ही ग्रो और 2 के फैक्टर से ही ग्रो करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 8। फोर्थ ईयर के अंदर अगेन ये क्या है, 2 के फैक्टर से ग्रो करेंगे तो 16, ठीक है। यानी ये हमेशा क्या है, सेम ग्रोथ शो करते हैं पर यूनिट टाइम के अंदर। जैसे पर ईयर ले रहे हो तो 2 के फैक्टर से ग्रो करा है, पर मंथ में वो थोड़े कम के फैक्टर से ग्रो करेगा, बट वो हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में वो अनलिमिटेड होते हैं, कोई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती ही रहती है। तो इसलिए जो ये पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे 2 का फैक्टर 2 का फैक्टर 2 का फैक्टर, तो 2 के फैक्टर से ही हमेशा ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर हम यही पर कैपिटा ग्रोथ रेट की लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के केस में बात करें, तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, डिक्रीजेस एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, तो ये आपका लॉजिस्टिक के केस में होता है। क्योंकि देखो इनिशियली तो रिसोर्सेज होते हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो अच्छे से ग्रो करती है, बट धीरे धीरे क्या है, पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस लगने लगता है और अल्टीमेटली तो वो कैरिंग कैपेसिटी तक रीच कर जाता है, तब तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता ही नहीं है। तो ग्रोथ रेट क्या होती है, पहले हाई होती है, फिर वो डिमेंश होती है और अल्टीमेटली बिल्कुल क्या है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। विद टाइम जो चेंज है dn/dt वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करने के साथ साथ
डिक्रीज होता है पर कैपिटा ग्रोथ रेट किस केस में, लॉजिस्टिक रेट में। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हो तो वो जो पॉपुलेशन का साइज है वो जब इंक्रीज करता है उसके साथ साथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट फिर भी कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है। बट इन केस ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ ये क्या हो जाता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, okay, next question is the following graph is for a logistically growing population with NT plotted on the x-axis. What is the parameter plotted on y-axis? All right, तो हमें बताना है कि इसके साथ यहाँ पे कौन सा पैरामीटर आएगा। x पे आपको NT यानी पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज, और यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो, इफ यू रिमेम्बर अबाउट लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, विद टाइम, जैसे हम अगर ग्राफ की बात करें तो ऐसा ग्राफ हमें मिलता है, विद टाइम पॉपुलेशन का जो साइज है पहले वो ग्रो करता है और अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाता है ना। पॉपुलेशन का जो साइज है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है ये पॉइंट क्या है, कैरिंग कैपेसिटी पे आता है, और मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है वो k/2 पे होती है ना। तो देखो, अगर पॉपुलेशन का साइज एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाता है तो dn/dt यानी विद टाइम पॉपुलेशन में चेंज इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का साइज ही कांस्टेंट हो गया तो पॉपुलेशन के अंदर चेंज कैसे आए, राइट। कि अगर मान लो 500 इंडिविजुअल मैक्सिमम कोई एनवायरनमेंट कैरी करता है और वो 500 तक पहुंच गया, तो जब वो 500 ही रह गया तो फिर उसमें dn तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 500 से वो ऊपर जा ही नहीं रहा, तो ओवरऑल चेंज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पहले पहले तो क्या है, ग्रोथ होती है, तो विद टाइम जो पॉपुलेशन में चेंज है वो कैसा होता है, इंक्रीज होता है ना। और हमने एक ये कंसेप्ट भी पढ़ा था कि k/2 के ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ रेट शो होती है, तो इसलिए पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आ रहा है वो भी कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ सबसे ज्यादा उस पॉइंट पे होगी तो पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज है वो भी उसी टाइम पे सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास dn/dt होता है, क्योंकि देखो विद इनिशियल 0 पॉपुलेशन है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या है, ग्रो करती है, पॉपुलेशन के अंदर चेंज आता है। ठीक है, तो चेंज भी क्या है, इंक्रीज होता है। मैक्सिमम किस पॉइंट पे होता है, k/2 पॉइंट पे होता है। k/2 के बाद फिर से वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और k पे पहुंचने पे यानी कि मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचने पे dn/dt क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो इसलिए y एक्सिस पे आपका क्या आएगा, dn/dt, बाकी कोई भी इसके साथ फिट नहीं बैठने वाला। ठीक है, कि nt जो है वो आपका t+1 क्या है, एक जनरेशन बाद की पॉपुलेशन, तो ऐसा कोई ग्राफ इनके अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर dn/dt के साथ बन रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसके साथ अगर आप n लगा दोगे तो वो ग्राफ नहीं बनेगा, k के साथ भी इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका किसके साथ जाएगा, dn/dt, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, इसमें आपको पहले लॉजिस्टिक ग्रोथ का पता होना चाहिए, एंड दोस अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है या जिनको लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल के बारे में नहीं पता है, आई विल, मतलब उसमें लिंक जो है वो आपको यूट्यूब की वीडियो के अंदर इसी में नीचे मेंशन कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स के बारे में है, जिसमें हमने कुछ जो है इसकी डिटेल्स करी है, इनकी क्या इक्वेशंस होती हैं वो करिए, एंड इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें। तो आई विश कि आप ये वीडियो पहले देखो एंड आफ्टर दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चंस इजीली। ठीक है, all right, next question, the three graphs which is abc show population growth patterns in relation to n और time, यानी कि x एक्सिस पे या तो t है या n है, उसके बेसिस पे आपको क्या है, तीन ग्राफ्स दिए हैं और आपको बताना है कि y एक्सिस पे क्या क्या प्लॉट होना चाहिए। ठीक है, all right, which of the following is correct with reference to y axis label and type of population growth। अगर आपको याद है तो हमने क्या करा था, ये कुछ जे शेप कर्व जैसा दिख रहा है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम क्या करते हैं, एन और टी के बीच ग्राफ बनाते हैं, तो वो कैसा आता है, जे शेप आता है। तो इट मींस कि अगर यहाँ पे हम एन रखे तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे एन रखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, तो ठीक है ये ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर dn/dt एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओके, ये चेंज की बात कर रहा है, विद टाइम पॉपुलेशन के अंदर चेंज, तो ये भी ठीक है, विद टाइम पॉपुलेशन में जो चेंज है वो भी क्या है, ग्रो करता रहेगा। ऑल राइट, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, वाई एक्सिस पे ln n को रखे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, ln n, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ln nt इज इक्वल टू ln n नॉट प्लस RT।
अगर हम इसको ln nt माइनस ln n नॉट कर दे और RT कर दे, तो इसको हम ln n से लिख सकते हैं, ठीक है, RT। तो ये हमारे पास कुछ YMX जैसा इक्वेशन बनता है। तो YMX क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इस तरह का ग्राफ ये नहीं आता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ओके, y एक्सिस पे dn dt, ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट पे आते हैं। तो n एंड यहाँ पे हम क्या रखें कि कुछ ऐसा ग्राफ आए। तो अभी अगर आपको याद है, अगर हमने जो क्वेश्चंस अभी रिसेंट करा है, ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा है, इसमें हमने पॉपुलेशन लिया है और यहाँ पे dn बाई dt लिया है, तो इस तरह का ग्राफ आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ के केस में। ओके, तो अगर हम यहाँ पे dn बाई dt रख दे तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज करेक्ट कि अगर आप dn बाई dt रखते हो तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें दोनों करेक्ट आ रहे हैं। ओके, सेकंड के अंदर आपका y एक्सिस पे ln n रखो तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा ग्राफ एलन के केस में नहीं आएगा, ठीक है। वैसे भी हमने इक्वेशन भी ऐसी कुछ करी नहीं है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में करी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो अगर आप y एक्सिस पे, ये ऑप्शन तो वैसे ही हमारा कैंसिल हो जाता है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ln n, तो ये भी क्या है, क्योंकि देखो अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है, सॉरी, ln n के साथ ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है? तो सी ग्राफ में हमारे पास क्या है? टी के साथ क्या रखें कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए। जैसे हमने अभी ये ग्राफ पढ़ा, अगर आप इस पे एक्स एक्सिस पे टी रखते हो तो वाई एक्सिस पे आप ln n रख सकते हो, और जो स्लोप है वो r रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी m इज इक्वल टू यहाँ पे r हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या है ln n रख सकते हो। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये भी क्या है? करेक्ट है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर आप ऐसे रखते हो तो ये ठीक है। ओके, सेकेंड ऑप्शन में हम देख लेते हैं। y एक्सिस के ऊपर n अगर आप रखते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा नहीं होता, एन टी के बीच में जे शेप कर्व आता है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत हो जाता है, ठीक है। थर्ड तो ऑलरेडी गलत हो ही गया है। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन में फिर से यही चीज दिया है, अगर आप y एक्सिस पे सी ग्राफ के अंदर n रखते हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ जो है वो जे शेप होता है। तो ये अगेन क्या है? गलत। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। आपको इसमें ए बी सी तीनों ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, और तीनों ग्राफ में इसमें उन्होंने बता रखा है कि आप y एक्सिस पे क्या रखो जिससे आपको वो ग्राफ मिल जाए, ठीक है। तो y एक्सिस पे सब कुछ फिट बैठ रहा है। यहाँ पे अगर हम n रखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ बनता है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि विद टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो जे शेप का। फिर उसके बाद क्या है? तो एक्स y एक्सिस पे जब आप रखते हो dn बाई dt तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यही चीज करी है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और देन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ln n के बेसिस पे भी क्या है? थर्ड ग्राफ करेक्ट आता है, ठीक है। ये और दोनों ही ऑप्शंस जो है वो गलत है। देखो इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पे जरूरी नहीं है कि सब चीजें आपको चलो पता हो, अगर एक भी आपको पता है तो इट इज पॉसिबल टू डू, है ना। जैसे हमने थर्ड को निकाल दिया, चलो अगर ये भी हमने नहीं पता था तो हम ये तीनों ही इससे गलत कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शन में ना सी ग्राफ के अंदर y एक्सिस पे n दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे ऑप्शन 2 के अंदर, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 के अंदर, तो तीनों में ही जो है आपका सी जो ग्राफ है उसमें y एक्सिस पे इन्होंने क्या कहा है कि आप n ले लो, और n लेने पे आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, विच इज रॉन्ग। तो ये तीनों ही ऑप्शन वैसे ही सी की वजह से एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, विच इज करेक्ट। बट ऑलवेज लुक फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो। बट अगर आपका क्वेश्चन कहीं पे कंफर्म एक ही ऑप्शन से एक्सक्लूजन से हो रहा है तो वो भी बात ठीक है, बट आपको 100% उस पर श्योरिटी होनी चाहिए। अब हमें पता है, हमने ये मॉडल पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंशियल, तो हमें पता है जब हम पॉपुलेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो जे शेप्ड आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो इसकी हमें श्योरिटी है, तो इसके बेसिस पे ये तीनों ही ऑप्शंस क्या है? एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि ये कहना चाहता है कि इधर टी रखा हुआ है, इधर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, विच इज दिस ग्राफ सी ग्राफ, तो ये कहता है वाई एक्सिस पे एन रख लो, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है। आई होप कि आपके जितने भी क्वेरीज होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो इन वीडियोस की हेल्प से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप कभी भी कोई सजेशन देना चाहते हो, यू वांट कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी के क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं, तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। आप यूट्यूब कमेंट्स में भी डाल सकते हो, सो आई
definitely make a video on that also. ठीक है? And we also provide offline and online classes as well. So in case you want to visit, this is our address. ठीक है? सेक्टर 37D में हमारा इंस्टीट्यूट है बायोटेक सेपियंस के नाम से ही. And if you want any information regarding any exam in the field of life sciences, चाहे नेट है चाहे गेट है, ठीक है, IIT जैम के बारे में या एनीथिंग, ठीक है, MSc एंट्रेंस, बिकॉज हम लाइफ साइंसेज के डिपार्टमेंट में सारे एग्जाम्स को डील करते हैं. ओके, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑल्सो. All right, so this was all about today. Thank you, everyone.